हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ना, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनको मल्टीप्लाई करें और एक तीसरा वेक्टर हमें मिले, ठीक है, यानी वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर मिल जाए। ठीक, जैसे कि हमने कहा था कि टाउ है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये होता है मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स है और आर क्रॉस एफ होता है। ठीक, तो यानी कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें और एक दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करें, तीसरी वेक्टर मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में देखिए क्या करते हैं कि जो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसके बराबर होता है, तो इसको समझेंगे कि कैसे ये क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक वेक्टर ए वेक्टर है, इस डायरेक्शन में है, और एक वेक्टर बी वेक्टर है, वो इस डायरेक्शन में है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है। थीटा जो है वो यहाँ से यहाँ तक मेजर किया गया है, ए से बी को मेजर किया गया है, और कहा जाए कि ए क्रॉस ए निकालिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर आपको निकालने को आ जाए तो इसको हम देखिए कैसे निकालेंगे। ए क्रॉस बी के केस में क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाती है वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी का मॉड और साइन थीटा और इंटू एन कैप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है, तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो जो वेक्टर यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक तीसरा वेक्टर सी के बराबर आएगी, और सी की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी होगा, तो वो तीसरा वेक्टर कहाँ बनेगा, मतलब ये एक तो ए वेक्टर इधर बना हुआ है, एक बी वेक्टर, इसको हम प्लेन मान लेते हैं कि हमारा ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, और इस प्लेन में ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो तीसरा वेक्टर जो आपका सी बनेगा यानी ए क्रॉस बी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो उसके लिए डायरेक्शन ये बताई गई है कि राइट हैंड थंब रूल या हम राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, दो रूल है यहाँ पर, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, जो आपको आसान लगे, थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। कैसे देखिए निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि हमारी ये राइट हैंड की थंब या राइट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, और राइट हैंड को हम क्या करेंगे कि इस तरीके से जो हमारी जो फिंगर्स हैं, जो हमारे हाथ है, हथेली है, इसको ऐसे रखेंगे पहले वेक्टर पे, जहाँ से हमें क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी करना है, तो पहले हम अपने हाथ को इस प्रकार से वेक्टर पे रखेंगे, और उसके बाद उस उंगलियों की जो है उंगलियों को अंदर की तरफ कर्ल करेंगे, घुमाएंगे, यानी कि जिस दिशा में एंगल घुमा हुआ है, तो ए से बी की तरफ गए, ए से बी की तरफ गए, एंगल ऐसे घूमेगा, ए से बी की तरफ गए, तो अब क्या हो रहा है कि ए से बी जैसे घुमा रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी, थंब की जो डायरेक्शन होगी, वो थंब की डायरेक्शन जो होगी वही हमारे वेक्टर सी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यानी कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे थंब की डायरेक्शन में होगी। अब आप समझिए यहाँ पर
कि ये जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स को हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक को डिवाइड किया था स्केलर क्वांटिटीज, एक डिवाइड किया था वेक्टर क्वांटिटीज। अब हम वेक्टर्स को भी दो तरीके के वेक्टर्स होते हैं, एक होता है पोलर वेक्टर, और एक होता है एक्सियल वेक्टर। अगर यहाँ पर बात करें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये पोलर वेक्टर्स हैं, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो पोलर वेक्टर है, ठीक। पोलर वेक्टर का मतलब ये होता है जिनका अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक ऐसे वेक्टर जिनका कि अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी वो वेक्टर्स हैं जिनमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गई, और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसी तरीके से जो बी वेक्टर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनमें कि अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उन्हें हम कहते हैं पोलर वेक्टर्स। जो अब तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं सारे के सारे पोलर वेक्टर्स थे। लेकिन जो एक्सियल वेक्टर होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है रोटेशनल इफेक्ट को, which represents रोटेशनल इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट कह सकते हो कि इन वेक्टर्स के कारण टर्निंग इफेक्ट आता है, रोटेशन आता है, ठीक है। तो रोटेशनल इफेक्ट ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि इनके कारण या ये कह सकते हो कि ये जहाँ जहाँ होंगे वहाँ पर आपको रोटेशनल इफेक्ट मिलेगा। अब देखिए क्या किया हमने, यहाँ पर उंगली को घुमाया, ऐसे कर्ल कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो गई, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, उंगलियों को ऐसे घुमाया तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। तो जो ये वेक्टर्स होते हैं ये अलोंग विद एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की दिशा में ये होते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है कि रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट को और एक्ट अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, देखो ये हमने ऐसे उंगलियों को घुमाया है तो ये रोटेशन इस दिशा में हो रहा है, रोटेशन ऐसे हो रहा है। तो रोटेशन जो हो रहा है उसकी एक्सिस क्या है, किस एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेशन हो रहा है, वो ये एक्सिस ये हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इसको घुमा रहे हो, इसको घुमा रहे हो, तो ये घुमा रहे हो तो इसकी एक्सिस क्या होगी, इसके अंदर बीच में ये एक्सिस हो गई, तो ये एक्सिस हो गई, इसको घुमा रहे हैं तो जो एक्सिस होगी वही डायरेक्शन इसकी जो है वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। यानी कि ये वेक्टर क्या होगा कि इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, बोर्ड के बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। अब वो बाहर होगा या अंदर होगा उसके लिए भी एक रूल है। तो देखिए क्या है कि ये हो गए आपके पोलर वेक्टर्स, ये पोलर वेक्टर्स हो गए। और जब हम क्रॉस निकालते हैं तो ए क्रॉस बी जो होगा वो कुछ जो है, कुछ हम इसको ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो दिखाने का तरीका है, इसको हम एक प्लेन में मान लें, मान लीजिए एक प्लेन में है, ठीक है, ये वाला हमारा ये प्लेन में है, तो ये जो वेक्टर होगा ये वाला वेक्टर, इसको देखिए ये बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी कि जो प्लेन है प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाला तो ए क्रॉस बी में अंगूठे की देखिए जो डायरेक्शन होगी क्या होगा,
कि उंगलियों को हम घुमाएंगे, उंगलियों को कर्ल करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, और जो अंगूठे की जो डायरेक्शन बनेगी वो वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए क्रॉस बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उंगलियों को ए से बी की तरफ घुमाएंगे, ए से बी की तरफ घुमाएंगे। अच्छा, अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना होता है, मान लीजिए हमें बी क्रॉस ए निकालना होता है, ठीक है, तो बी क्रॉस ए निकालना होता है तो क्या करते हैं, बी से ऐसे ए की तरफ आते हैं, नहीं, वेक्टर्स में हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट एंगल जो होता है उसको कंसीडर किया जाता है। देखो एक एंगल जो है ये बनता है और एक एंगल ये बनता है, ठीक है, तो इनमें शॉर्टेस्ट एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, तो हम इस वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हाथ को, उंगलियों को इस प्रकार से घुमाना होगा और ये अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा और इसको ऐसे रोटेट करेंगे, बी से ए की तरफ रोटेट करेंगे, ठीक है। तो अब अंगूठा कहाँ की जा रहा है, अंगूठे के जो डायरेक्शन है पॉइंट की तरफ हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, तो हम कहेंगे बी क्रॉस ए में डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की होगी, इनवर्ड होगी, इसमें डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी, और इसमें डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो डायरेक्शन इनवर्ड होगी, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो डायरेक्शन इनवर्ड होगी, और अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे इस केस में तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक है, बात समझ आ रही है। देखो क्या किया कि ए है और बी है, ए क्रॉस बी किया, हमने उंगलियों को घुमाया, राइट हैंड हमने लिया, अपना राइट हैंड लिया, और राइट हैंड में उंगलियां देखिए ऊपर इधर की तरफ घूमती है, पीछे की तरफ तो घूमती नहीं, भूत प्रेतों की घूमती हैं, तो ये जो है उंगलियां अंदर की तरफ घूमती हैं, तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूम रही हैं, यानी कि ए क्रॉस बी निकालना है तो ए पे रखेंगे और बी की तरफ मूव करेंगे उंगलियों को, अगर बी क्रॉस ए निकालना है तो बी पे रखेंगे और ए की तरफ मूव करेंगे, ए की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि जो अंगूठा पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या किया गया कि इसका पहले देखिए क्या होगा कि इस वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, यानी ए क्रॉस बी जो होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले ये समझिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या किया गया है कि मैग्नीट्यूड के लिए यानी जो ए क्रॉस बी है उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, ठीक है, यानी ए वेक्टर, यानी हम वेक्टर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर, तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमने बताया कि डायरेक्शन जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के, जिस सरफेस में ये वेक्टर्स होंगे, अब देखो ये एक सरफेस मान लीजिए कि जिस सरफेस में ए बी है तो वेक्टर जो ए क्रॉस बी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो जो डायरेक्शन होगी वो हमने यहाँ पर क्या किया है कि दिखाने के लिए क्या किया, एन कैप का इस्तेमाल किया है। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को शो करता है, यानी इस दिशा में यूनिट वेक्टर हमने एन कैप लिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड इसका ए बी साइन थीटा के बराबर होगा और डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगी, जिसको कि हमने एन कैप के द्वारा रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो ये है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो है दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें आउटपुट में वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, और डायरेक्शन जो होती है वो राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से। स्क्रू रूल देखिए क्या होता है, स्क्रू आप जैसे इसको स्क्रू रूल समझने के लिए क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी है, ए बी है, तो हम क्या करेंगे स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाएंगे, तो ए से बी घुमाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है कि स्क्रू जो खुलता है, यानी कि अगर एक स्क्रू ले लें तो स्क्रू क्या करते हैं, जब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्या होगा, ये स्क्रू बाहर आएगा, ये स्क्रू बाहर आएगा, देखिए बाहर आएगा इस तरीके से, ठीक है, ये बाहर आएगा। तो जो डायरेक्शन स्क्रू की मूवमेंट की होगी, स्क्रू के मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में स्क्रू मूव करेगा वही डायरेक्शन हमारे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब ये बी क्रॉस ए निकालना होता है तो हमें क्लॉकवाइज चलना होता है, जब हम क्लॉकवाइज स्क्रू को घुमाते हैं तो ये टाइट होने लगता है, अंदर की तरफ जाने लगता है, सरफेस के अंदर जाने लगता है, ठीक
ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब B क्रॉस A निकालना होगा तो स्क्रू अंदर जा रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्शन जो है स्क्रू के अंदर जाने की है वही डायरेक्शन B क्रॉस A की हो जाएगी, तो अंदर की तरफ हो जाएगी, इसकी इनवर्ट हो जाएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B है, इसका मान होगा AB साइन थीटा n का। ठीक है, अगर A क्रॉस B की बात करें, A क्रॉस B की वैल्यू हो जाएगी AB साइन थीटा n का। ठीक है, अब इसी से मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्या करते, इसका मैग्नीट्यूड बराबर इसका पूरे का मैग्नीट्यूड, इसके पूरे का मैग्नीट्यूड। अब पूरे के मैग्नीट्यूड निकालने हैं तो क्या है कि ये तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है या स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको बाहर निकाल लें। यानी कि अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालेंगे, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, A क्रॉस B है, इसके मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया कि A B साइन थीटा, ये तो ऑलरेडी स्केलर है, इसको बाहर निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप। तो आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो जाएगा AB साइन थीटा, AB साइन थीटा। तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है जरा समझिए। जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, वैसे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये एक तरीके से एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट इसमें चूंकि आता है, रोटेशनल इफेक्ट होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए क्या है कि पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि A क्रॉस B इज इक्वल टू हो गया AB साइन थीटा n कैप। ठीक है, AB साइन थीटा n कैप। अगर ये जो वैल्यू है, ये जो AB है, इसको हम ऐसे ही मान लेते हैं जैसे अभी हमने बनाया था। मान लीजिए A है और ये B है, ये B है और ये A क्रॉस B है, ये B है, ये A है, इनके बीच में थीटा एंगल है। ये ध्यान रखना है कि इस वेक्टर की लंबाई कितनी होगी, वो AB साइन थीटा के बराबर होगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे 90 डिग्री तक लेके जाओगे, 0 से 90 डिग्री, तो ये AB साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक तरीके से क्या होता है कि इसको हम लोग यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बना करके इसका एरिया निकालते हैं, उससे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये पूरे समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है वो AB साइन थीटा के बराबर होता है। हम वहाँ उतनी थ्योरी में नहीं जाते। फिलहाल ये समझिए कि जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे AB साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी कि इसके वेक्टर की लंबाई, जो ये वेक्टर है, ये कितना लंबा होगा, यानी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पर निर्भर करेगा, AB साइन थीटा पर निर्भर करेगा। तो साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो AB साइन थीटा की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब ये क्या है कि अगर हम A क्रॉस B इस वाले केस में बात करें तो A क्रॉस B क्या है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, अब अगर B क्रॉस A की बात करें तो B क्रॉस A जो है वो क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा और n कैप तो होगा, लेकिन जो n कैप है इसको n डैश कैप कह लीजिए, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन B क्रॉस A जो है वो इस प्रकार से होगा, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन में n डैश कैप होगा या n प्राइम होगा और ये n कैप होगा। यानी B क्रॉस A करेंगे तो क्या होगा, ये डायरेक्शन ये हमने नीचे दिखाया है, बल्कि ये अंदर की तरफ है और ये वाली डायरेक्शन बाहर की तरफ है। ये वाली जो डायरेक्शन है ये वेक्टर बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है, ये वाला। तो ये क्या है, ये इनवर्ड हो गया, इनवर्ड हो गया। ठीक है, तो इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है n डैश कैप की वो n के अपोजिट डायरेक्शन में है, या ऐसा कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी वो -AB साइन थीटा n कैप हो सकती है, ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, यानी क्या हुआ कि A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं, A क्रॉस B यानी कि इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो नॉट कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं होता है, प्रॉपर्टी जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं होता है, इसको समझें। दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि नहीं होता है, तो ए क्रॉस बी प्लस सी, यहाँ क्रॉस लगा दिया, तो देखिए इसमें ये देखा गया है कि ये जो वैल्यू है ये ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी, ये दोनों निकालें, ए क्रॉस बी निकालें और ए क्रॉस सी निकालें, तो दोनों की इनको ऐड कर दें ये वैल्यू, तो एक वेक्टर आएगा, कोई वेक्टर आएगा, और इसको करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, दोनों वेक्टर्स का जो सम निकलेगा वो इस वेक्टर के बराबर होगा, यानी इन दोनों वेक्टर बी और सी का वेक्टर निकाला, रिजल्टेंट आया, उस रिजल्टेंट को ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर ए क्रॉस बी करें और ए क्रॉस सी करें, ये दो अलग अलग वेक्टर्स आएंगे और इनका हम एडिशन कर दें, वेक्टर एडिशन कर दें, तो वो वैल्यूज जो है बराबर आती है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए एक वेक्टर जो ए था इसको हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया, एक स्केलर कोई क्वांटिटी थी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी अगर हमने a में मल्टीप्लाई करें और फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, m से a को मल्टीप्लाई करें और फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, या हम a को ऐसे छोड़ दें और m को b से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो वैल्यूज बराबर आएंगी, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही केस में हम देखेंगे तो m a b sin थीटा n कैप वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। अब देखिए अगर तीसरी बात, चौथी बात ये कह लेते हैं कि अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यानी कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी दोनों के बीच में एक वेक्टर ए हो गया और एक वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए है ये वेक्टर बी, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो ये ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, यानी इनके बीच का जो थीटा है इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90 डिग्री एन कैप, ठीक। तो इससे क्या निकला, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए बी एन कैप, ठीक है, ए बी एन कैप, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर ए बी का मैग्नीट्यूड की बात करें, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी जो है वो ए बी के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उनका मैग्नीट्यूड यानी क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए बी के बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, यहाँ 0 हो जाता था अगर परपेंडिकुलर होते तो, ठीक है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, ए वेक्टर जो है वो बी के पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, उस केस में क्या होगा, उस केस में देखिए क्या है कि इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री, ठीक है, एन कैप, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 0 एन कैप 0। देखो कोई वेक्टर हो, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई वेक्टर हो और उसका मैग्नीट्यूड अगर 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है, तो उस वेक्टर को जो है, अब ये देखिए वेक्टर है यहाँ पर एन कैप से मल्टीप्लाई है ना 0, और 0 क्या है, स्केलर क्वांटिटी हो गई 0 है, ठीक है, मल्टीप्लाई किया गया 0 से, तो ये एक वेक्टर बन जाएगा, ये वेक्टर है, लेकिन ये वेक्टर कैसा वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 0 है, जिसका कि मैग्नीट्यूड, देखो इसका मैग्नीट्यूड 1 था, 1 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा,
तो ये एक ऐसा वेक्टर बनेगा जिसका कि मैग्नीट्यूड 0 है, इसको हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर, इसको कहेंगे जीरो वेक्टर। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक जीरो वेक्टर मिलता है। अगर दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का कोण 0 डिग्री है, चाहे ऐसा कहें कि एंगल उनके बीच का 0 है, या अगर हम ये कहें कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, 0 वेक्टर होता है। जीरो नहीं कहेंगे बल्कि 0 वेक्टर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आउटपुट वेक्टर ही देगा। तो कैसा वेक्टर देगा, लेकिन ये 0 वेक्टर देगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए अपने ही वेक्टर के साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए, ए क्रॉस ए कर देंगे, तब क्या होगा, ए क्रॉस ए कर देंगे तो इसका मतलब है दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, दोनों की डायरेक्शन एक होगी, मैग्नीट्यूड एक होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 0 वेक्टर मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना, 0 वेक्टर मिलेगा। यानी कि हमें अगर अपने ही वेक्टर से अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो 0 वेक्टर मिलता है, और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका 0 होगा। यानी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो ए क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 होगा, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होती है 0 वेक्टर की, आर्बिट्रेरी होती है, ठीक है, डायरेक्शन कोई भी हम इसमें, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि इसमें डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ठीक है, तो कहा जाता है कि जो 0 वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है, ठीक। चलिए अब देखिए थोड़ा सा ऑर्थोगोनल, जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं उनके केस में क्या होगा, ठीक है, उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है आई जे के हम लोग मानते हैं, क्योंकि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर अगर 3 डायमेंशन में मानने, हालांकि आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर हम आई जे के नहीं मानेंगे बल्कि रो एक्स और रो वाई रो जेड मानते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड नोटेशन है वो आई जे के दिया गया है। एक्चुअली क्या है कि अभी तो आप 3 डायमेंशन पढ़ो, n डायमेंशंस में जाएंगे तो वहाँ पर हम आई जे के नहीं मान सकते, तो वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या है कि ये तीनों आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, यानी कि परस्पर लंबवत यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो आई जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है जे के, जे जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है के जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है आई के, ठीक है। तो ये तीनों परस्पर एक दूसरे से लंबवत होते हैं, आई जे के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, आई के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, जे के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, जे आई के साथ भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो जाहिर सी बात है ये 0 वेक्टर आएगा, ठीक है, 0 आएगा, ऐसे कह सकते हैं मैग्नीट्यूड की निकले तो 0 आएगा। इसी तरीके से अगर हम जे क्रॉस के करते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री और एन कैप यानी कि इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर, आई और जे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर। तो समझिए आई को हमने यहाँ इधर देखिए ये आई वेक्टर है और आई से जे की तरफ गए, तो ये हमारा अंगूठे का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। या ऐसे समझिए कि हमने ये बताया था कि अगर ये हम कोने को एक्स, ये वाली जो एक्सिस है इसको वाई मान रहे हैं, इसको जेड मान रहे हैं, तो ये वाली डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस है, तो एक्स से वाई की तरफ जाना है, ठीक है, एक्स से वाई की तरफ जाना है, ठीक है। तो क्या है कि आई क्रॉस जे है, तो उंगली को ऐसे रखिए और ऐसे रखिए, ठीक है।
कि ये जो डायरेक्शन बनेगी यानी आई से जे की तरफ आएंगे तो ये डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ के की डायरेक्शन मिलेगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पर एन कैप होगा वो क्या होगा, वो एन कैप के की डायरेक्शन में होगा। एन कैप यहाँ पर बल्कि ये के कैप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मान हो गया 1, इसका मान हो गया 1 और इसका मान हो गया 1 क्रॉस 1 और के कैप, यानी वैल्यू क्या आ गई, के कैप आ गई। आई से जे की तरफ अगर हम जाएंगे तो आई से जे को मेजरमेंट करें, ये हमारा आई है, ये आई है और ये जे है, इधर जे है, ठीक है। तो ऐसे रखा उंगली को ऐसे, ठीक है, और इसको कर लिया उंगली को आई से जे की तरफ, तो के की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। आई से जे गए तो के की डायरेक्शन मिलेगी, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जे क्रॉस आई करें, तो जे क्रॉस आई जो करेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। जे क्रॉस आई इधर ऐसे रखेंगे, जे से आई की तरफ आएंगे, जे से आई का अंगूठा जो है अंगूठा नीचे की तरफ आ गया, जे से आई की तरफ आए, ठीक है। तो जे से जब आई की तरफ आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ के कैप, के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसी प्रकार से जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस के करें तो वो हो जाएगा जे के मैग्नीट्यूड ऑफ के साइन 90 डिग्री। और देखिए जे से के की तरफ जाएंगे, जे से के की तरफ जाएंगे, तो जे से के की तरफ जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। जे से के की तरफ ये इसी प्लेन में है जे, और ये ऊपर की तरफ के, जे से के निकालेंगे तो ये आई की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई कैप हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वैल्यू आई कैप, ठीक। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखें अगर हम इसको अपोजिट कर दें, इसको अपोजिट कर दें, अपोजिट करने का मतलब है कि अगर हम के क्रॉस जे निकालें, के क्रॉस जे निकालें, के क्रॉस जे निकालें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, वैल्यू तो ये वाली वही आती है, ये डायरेक्शन माइनस की आई कैप हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम के क्रॉस आई निकालें, के क्रॉस आई निकालें, तो के क्रॉस आई निकालेंगे, के से आई की तरफ आएंगे, के से आई की तरफ आएंगे, यानी ये के है और ये आई है, ठीक है। तो के से आई की तरफ आएंगे, तो देखिए के से आई की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, ये अंगूठा इधर की तरफ आएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन आएगी। तो यानी क्या होगा कि जे की डायरेक्शन हो गई, जे की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इसको अलग अलग चाहो तो वैसे जैसे इसको किया है, तो के मैग्नीट्यूड, आई मैग्नीट्यूड और साइन 90 डिग्री और ये हो जाएगा जे, तो ये वैल्यू हो जाएगी जे का। इसी तरीके से अगर हम आई क्रॉस के करें, आई क्रॉस के करें, अपोजिट कर दें, तो ये माइनस जे हो जाएगा। तो इससे ये निकल के आता है कि अगर हम वेक्टर्स को ऐसे मानें साइक्लिक, ये जो है एक चक्रीय क्रम में इसको हम लिखें, मान लो ये आई है, फिर जे है, फिर ये के है, इस तरह से तीन टेंशन है, आई जे के, आई जे के। तो आई को जे के साथ क्रॉस करते हैं तो के आता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज को ध्यान रखिए, आई को जे के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो के मिलता है, जे को के के साथ करेंगे तो आई मिलेगा, के को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जे मिलेगा। लेकिन अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, जे को आई के साथ करेंगे तो माइनस के मिलेगा, आई को के साथ करेंगे तो माइनस जे मिलेगा, के को जे के साथ करेंगे तो माइनस का आई मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि आई क्रॉस जे बराबर के हो गया और जे क्रॉस के बराबर आई हो गया और आई क्रॉस के क्रॉस आई इक्वल टू जे हो गया। लेकिन जे क्रॉस आई करेंगे माइनस के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई और आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे होगा। लेकिन अगर हम अपने ही इसको नोट कर लीजिए, मिटा देंगे, चलिए देखिए, अगर अपने ही डायरेक्शन में उसको क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, जैसे मान लो आई क्रॉस आई कर दिया जाए, उस केस में क्या होगा,
आई क्रॉस आई कर दें तो क्या हुआ कि इनके बीच का एंगल जीरो है, तो जीरो एंगल है, इसका मतलब आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जीरो वेक्टर या जीरो कह सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें जीरो हो जाएगा, ठीक है, यानी जीरो वेक्टर मिलेगा। तो इस तरीके से जे क्रॉस जे करोगे तो जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के करोगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों हुआ है, क्योंकि जब आई क्रॉस आई करते हो तो ये हो जाता है आई का मैग्नीट्यूड साइन जीरो डिग्री हो गई, और आई को आई के साथ ही आपने प्रोडक्ट किया है, तो डायरेक्शन तो इसमें आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तो मूव किया ही नहीं हाथ, किस डायरेक्शन मूव करोगे यही कंफर्म नहीं है। तो ये वैल्यू ही जीरो, इसको एन कैप भी लिखे रख दो, तो ये वैल्यू ही जीरो हो गई, तो जीरो इंटू एन कैप हो गया, इसका मतलब जीरो वेक्टर मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है कि अगर अपने ही वेक्टर्स के साथ में वो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि पैरेलल वेक्टर्स अगर हैं तो उस केस में आउटपुट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू जे क्रॉस जे बराबर होगा, ये वैल्यू जीरो वेक्टर आएगी, ये जीरो आएगी, ठीक है। अब देखो एक तरीका है कि हम अगर मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर ए है, तो इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें अगर, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर जो है इसको लिख सकते हो बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक है। अब इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी करें तो क्या हो जाएगा, ये ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब पे। तो कैसे हो जाएगा इसका आंसर कि ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ठीक है, प्लस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ठीक है, जे क्रॉस के प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के, ठीक है। तो आप देखिए आई क्रॉस आई ये जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे ये जीरो हो गया, के क्रॉस के ये जीरो हो गया, तो बचा क्या देखिए ए एक्स ये तो जीरो हो गया, अब यहाँ बचा ए एक्स बी वाई, तो ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे है तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई के कैप प्लस के इंटू आई है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस जे क्रॉस आई है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ए वाई बी एक्स के हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा ए वाई बी जेड है तो जे क्रॉस के है तो प्लस का हो जाएगा ए वाई बी जेड आई कैप प्लस के आई
के से आई की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। आई जे के आई, के क्रॉस आई प्लस का हो गया, प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप। अब देखो ये क्या है, के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे अपोजिट हो गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया ए जेड बी वाई और आई कैप, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई। अब देखिए इसमें आई कैप के जो कंपोनेंट है उनको हम कॉमन कर लें, उनको कॉमन कर लें, ये वाली लाइन मिटा दें। आई के कंपोनेंट्स को कॉमन कर लें, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, प्लस जे के कंपोनेंट को कॉमन कर लें, तो जे में देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का पहले है, इसको माइनस में ले लेंगे, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स हो गया, ए जेड यहाँ पर बी एक्स होगा, बी एक्स होगा, तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स हो गया, प्लस के कंपोनेंट को देखिए कॉमन ले लीजिए, के कंपोनेंट को कॉमन लिया तो के कहाँ कहाँ है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये वैल्यूज हो गई। तो देखिए इसको अगर हम देखें तो इसको ये आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन नज़र आएगा कि एक डिटर्मिनेंट हो, यानी कि अगर हम इसको देखिए एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं पहले और उस डिटर्मिनेंट का आंसर निकालें, वो देखिए इसके बराबर होगा। अगर एक डिटर्मिनेंट ऐसी होती कि आई जे के, पहली रो होती, दूसरी होती ए एक्स ए वाई ए जेड और तीसरी रो होती बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो इसको जब एक्सपेंशन करोगे तो देखिए आई हो जाएगा, इसको लेंगे आई को लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली लाइन और रो कॉलम को छोड़ेंगे, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, जे करते हैं, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स हो गया, ठीक है, ए एक्स बी जेड हो गया। फिर के ये वाला लेते हैं तो इसको छोड़ेंगे, ये वाले लाइन रो कॉलम को छोड़ेंगे, तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। देखिए ये जो एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन ये वैल्यू इसके बराबर है, इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी है, उसको अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखते हैं आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, इस तरीके से भी आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़, और आगे की और चीज़ें जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो लेकर के हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।